नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का अध्याय 2 जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले अध्याय 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देरी किए हुए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग भारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानेंगे जो लगभग आज से 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप पर रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है वैसे लोग जो जानवरों का शिकार और जो भी जंगल से उत्पाद होता था, जो जैसे फल हो गया, फूल हो गया और कुछ बीज हो गए, अनाज हो गए, उसको एकत्र करके जमा करके रखते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, ये सारे जो होते हैं वो इकट्ठा किया करते थे। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमा करते थे? जो आखेटक और खाद्य संग्राहक के जो समुदाय के लोग होते थे वे एक जगह से दूसरी जगह पर कई कारणों से घूमा करते थे। पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी कि जो अपने आसपास के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब जानवर तो एक जगह रहेगा नहीं, अपने चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह तो जाएगा ही। इसीलिए जो आदि मानव थे वो भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण है पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। मान चलिए आम को अगर सर्दी के मौसम में ढूंढा जाए तो सर्दी के मौसम में नहीं मिलता है। इसीलिए वो अलग अलग मौसम में जो फल फूल होते थे उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार वो अलग अलग इलाकों में घूमा करते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झील, झरना तथा नदी में ही उस समय पे मिलता था। कई नदियाँ और झील का पानी कभी नहीं सूखता था, यानी सालों भर उसमें पानी रहता था। पर कुछ ऐसे भी झील और नदियाँ होते थे जिसमें बारिश के समय ही पानी उपलब्ध हो पाते थे। इन जगहों पर जो लोग रहते थे वो सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाया करते थे। अब हम देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक या खाद्य संग्राहक किया करते थे। पुरातत्वविद वैसे लोग होते हैं जो एक जगह पर खुदाई करके और वहाँ पे जो मिली गई जो वस्तुएं होती हैं उनके स्टडी करते हैं। तो उनको कुछ वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपनी काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों और कुछ औजारों को आज भी बचाकर रखा गया है संग्रहालय में। आप इस इमेज में देख पाएंगे। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल काटने, फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की जो खाल होती है उसको उतारने के लिए किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ी के मुट्ठे भी लगे होते थे जिनका उपयोग वे भाले और बांध जैसे हथियार बनाकर किया करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। जो लकड़ी होती थी वो ईंधन के रूप में तथा झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी वो लोग उपयोग करते थे, प्रयोग किया करते थे उन लोग। आगे देखेंगे रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे वे लोग। आप इस इमेज को देखें, इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरा स्थल है।
पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। उसी स्थान को पूरा स्थल कहा जाता है। जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावे भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहा करते थे। और मेन जो रीज़न था उन लोगों का, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। यानी कि वो पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ही प्रकार से करते थे, जैसे औजार बनाते थे। इसीलिए वे ऐसे स्थान का चयन करते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो पत्थर है वो हो, वहीं पे वो अपना घर बनाकर रहा करते थे। शैल चित्रकला क्या होती है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, इन्हीं को चित्रकला कहते हैं। यानी कि जो दीवार होती है उस पर पेंट वगैरह जो होता है वो किया करते थे, उन्हीं को शैल चित्रकला कहा जाता है। आगे देखेंगे आग की खोज। आप इस इमेज को देखें, यहाँ पे आपको कुरनुल गुफा को दिखाया गया है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से करते थे उन लोग, जैसे प्रकाश के लिए यानी कि रोशनी के लिए, और जो जानवरों का शिकार करते थे उनका मांस भूनने के लिए, और ख़तरनाक जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी को दूर भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे वो लोग आग के माध्यम से। अब देखेंगे नाम और तिथियाँ। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता था कि किस प्रकार से वो औजार जो होती थी वो कितना महत्व रखती थी। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, यानी कि पुराण पाषाण युग में। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मुट्ठे लगे होते थे। इनमें से एक खास औजार जैसे कि हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पुराण पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ी सी जलवायु के बारे में भी जान लेते हैं, कैसे जलवायु में परिवर्तन हुए, बदलाव हुए। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अनेक जानवरों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, यानी कि शाकाहारी जानवरों का। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तब के लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे और इनका इस्तेमाल करने लगे और पालने लगे, पालतू बनाने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अब देखेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी। इसी दौरान भारत के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में गेहूँ, जौ, धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था, यानी कि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कैसे उगते हैं और कब ये पककर तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, यानी कि खेती करने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर
जानवरों को आकर्षित करते थे और उन्हें पकड़कर पालतू बनाने लगे। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे और उनको पकड़कर पालतू बनाने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग उनकी अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। आगे हम लोग देखेंगे बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से अलग होते थे। जो पालतू बनाए जाते थे, जो जानवर जो लोगों के द्वारा जो उपजाए जाते थे पौधे, वे जंगली पौधे और जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। जो बीज उपजता था उसको संभाल कर रखते थे अगले सीजन में उसको बोने के लिए। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे अलग होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता और बाद में भेड़ बकरी आते हैं। आगे देखेंगे एक नवीन जीवन शैली। अगर आप पौधे के बीज को बोकर देखें तो हम लोग पाएंगे कि उसको विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, यानी कि उसको जमा करके रखना पड़ा। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसको जमा करने लगे। आगे देखेंगे जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चा देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें से दूध, घी, इन सारी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे भी प्राप्त किया जा सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका हो गया था। अब हम लोग आगे देखेंगे आरंभिक कृषक और पशुपालन के बारे में। आप इस इमेज को देखें, इसमें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे होंगे आपको। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दिखाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, यानी कि भारत में अलग अलग स्थान पे ये साक्ष्य मिले हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुपालकों की हड्डियां के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने का अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाया गया होगा। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न अलग अलग भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही है। अब चलते हैं अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम
जो वर्तमान में कश्मीर में है। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरान पाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार की और अधिक पैनी करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी, यानी कि ज़्यादा तेज़ बनाया जाता था, उनको धारदार बनाया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जो जानवर मर जाते थे उनकी जो हड्डी होती थी उनसे भी कुछ औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और उसको प्रयोग में लाने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, यानी कि जो सारे जो जितने भी लोग थे, स्त्री पुरुष और जो बच्चे थे, वो भोजन संग्रह यानी कि इकट्ठा करने में लगे थे। वहीं पर अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। इसमें से पहले हम लोग देखेंगे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। आप इस इमेज को देखें। बुलंद दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था, यानी कि कृषि करना और पशुपालन करना सबसे पहले शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरन तथा सुअर जैसी जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण वैसी जगह होती है जहाँ पर कुछ चीज़ को रखा जाता है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, यानी कि जो जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था उसके जो भी परिवार के लोग होते थे उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। फ्रांस के गुफा में की गई चित्रकारी। आप इस इमेज को देखें। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरी चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, दिखाया गया है। इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। आप इस इमेज को देखें। यह तुर्की है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल
युग तुर्की में भी स्थित है, जहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ इसमें शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।